नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है गांधी युग। मतलब आज हम देखेंगे गांधी ईरा, क्योंकि इंडियन मूवमेंट में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। 1915 में जब भारतीय राजनीति में की पदार्पण होता है तो उसके बाद से क्या क्या होते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब इसमें जो जो इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम देखते हैं। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ अपने 20 वर्षों के प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार के रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगर कहीं कंट्री का नाम न हो और ये बोला जाए कि गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो ये चीज़ याद रखना। अगर कोई जगह न कोड हो, अगर पहला सत्याग्रह आंदोलन पूछा गया हो तो ये कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका में। और नेक्स्ट देखते हैं, सन 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को। क्योंकि जब ये वहाँ से वापस आए तो ये भारत की स्थिति को जानना चाहते थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इनको गोपाल कृष्ण गोखले ने काफ़ी कुछ बताया। आगे है, गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो 1915 में इनकी वापसी होती है 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 1915 में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पे इन्होंने अपना आश्रम बनाया, जिसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। अप्रैल 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह 1918 में था। खेड़ा सत्याग्रह कब था? 1918 में था। पहला चंपारण था और दूसरा कब था? खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ने खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया। क्या चलाया? कर नहीं आंदोलन चलाया। कहाँ पे? खेड़ा में। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल की थी। पहली बार क्या किया था? भूख हड़ताल किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। किसके लिए? मिल मजदूरों के लिए। तो यहाँ पे जो फैक्ट ध्यान देना है कि पहला इन्होंने चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की। अहमदाबाद के मिल मजदूरों एवं मिल मालिकों अम्बलाल साराभाई के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ और मजदूर हड़ताल पर चले गए। मतलब मजदूरों को क्या चाहिए था? प्लेग बोनस, और मजदूर सब हड़ताल पे चले गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किसने किया था मजदूरों का? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ संस्थापक घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। गांधी जी ने इस अधिवेशन क्या किया? अध्यक्षता किया। और 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 31 अगस्त 1920। ये सब फैक्ट ऐसे हैं जो हमें याद रखना चाहिए। तो 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन की। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी। असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी। कब? दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन के कारण थे रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय स्वराज की मांग।
असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या थे? रौलाट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय स्वराज की मांग। इन सभी में कहीं न कहीं भारतीयों पे बहुत भयंकर अन्याय हो रहा था। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत कर दिया। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य थे शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से बुने खादी कपड़े का प्रयोग, कड़े कानूनों को सविनय अवज्ञा करना और कर न देना, ये सब इसमें पॉइंट जुड़े हुए थे। असहयोग आंदोलन में क्या क्या जुड़े हुए थे? शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से बुने खादी कपड़े का प्रयोग, कड़े कानूनों की सविनय अवज्ञा करना और कर न देना, ये सब इसके पॉइंट थे। इसमें आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी के जो कैसरे हिंद एवं जवाहरलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया था। आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद और जवाहरलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया था। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1921 में तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ से अधिक रुपया जमा किया गया। तो गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्चे की पूर्ति के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा हो गए। फिर क्या होता है? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चौरी चौरा घटना घटी। कौन सी घटना घटी? चौरी चौरा घटना घटी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 मार्च 1922 को। जून 1922 में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में किया गया। मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में हुआ। तब हुआ क्योंकि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो फिर इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना की। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध नागपुर में हुआ। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। कब की गई है? और 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। दिसंबर 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और केवल यही एक इन्होंने किया था, इसके बाद इन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। फैक्ट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, किस अधिवेशन किया था? तो ये फैक्ट है 1924 बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना घटी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। किस में? काकोरी कांड में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी कांड में तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना घटी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। तो इसमें कई बार पूछा जाता है काकोरी कांड में
कौन नहीं था? तो नाम याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी थे, और जो अगर अदर नाम होगा वो नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। सन 1925 में विट्ठल भाई पटेल एवं केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई है। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। और 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन ये बनता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो गलती से यहाँ जवाहरलाल नेहरू मत कर देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। तो ये फैक्ट यहाँ याद रखना, क्योंकि हमें जनरली नेहरू का नाम आ जाता है और हम जवाहरलाल नेहरू का, तो हम उसे टिक कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर अंसारी ने किया था। अब रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स को पहला एवं पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया था। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज्य को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया था कि हमारा लक्ष्य यही रहेगा। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ दिनों के बाद नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट से सिख भी असंतुष्ट थे। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। क्या किया? 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचता है? मुंबई। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या करवाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु के द्वारा कर दी गई। कौन किए थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा कर दी गई। किसकी? सैंडर्स की, क्योंकि लाला लाजपत राय के ऊपर उसने ही लाठीचार्ज करवाया था। केंद्रीय विधानमंडल में क्या होता है? ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया। केंद्रीय विधानमंडल में ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1927 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का दायित्व सौंपा गया। कब? 1929 में। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर स्थित डांडी के लिए प्रस्थान किया गया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी तो ये कब पहुँचते हैं? 6 अप्रैल 1930 को। तो कई बार ये भी फैक्ट पहुँचता है कि महात्मा गांधी ने दांडी तट पे कब पहुँचा था। तो यह 6 अप्रैल 1930 को फैक्ट याद रखना। बारदौली आंदोलन की सफलता के बाद महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। बारदौली आंदोलन जो था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अब इसमें हम देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो यहाँ पूछा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके हुआ था?
तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1931 को काकोरी षड्यंत्र के केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। शहीद आजम कहा जाता है। 21 को कहा जाता है भगत सिंह को। अब बम पत्र पत्रिका और संपादक कौन थे देख लेते हैं। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा, भारत माता अजीत सिंह, बंदी जीवन सचिन सान्याल, भवानी मंदिर अरविंद घोष, बम मैनुअल PN बापट, संध्या ब्रह्म बंदोपाध्याय, युगांतर वारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ। युगांतर कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना की थी। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना की थी। ये फैक्ट याद रखना है कि भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना की थी। 7 सितंबर 1931 प्रारंभ होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय में लिया था। यहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एम.सी. बेसेंट ने स्वयं के खर्चे पर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कौन कौन? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने स्वयं के खर्चे पर इसमें सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। तो भी फैक्ट याद रखना कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उनकी बातें नहीं मानी गई। तो 3 जनवरी 1932 उन्होंने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जो फाइनली 7 अप्रैल 1934 को उन्होंने वापस लिया। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया, किंतु 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं श्री राजगोपालाचारी के प्रयासों से महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। तो पूना समझौता में क्या था? इसमें महात्मा गांधी और अम्बेडकर दोनों लोग आपस में समझौता कर लिया था। समझौते के अंतर्गत अम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ा करके 148 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट को आरक्षित किया गया। ये सब के साथ पूना पैक्ट हुआ था। अब क्या होता है? 17 नवंबर 1932 से लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया गया। बंगाल के सूर्यसेन के द्वारा इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। सूर्यसेन ने इस अस्थायी क्रांतिकारी संगठन के राष्ट्रपति थे। सूर्यसेन इस अस्थायी क्रांतिकारी संगठन के राष्ट्रपति थे। 16 फरवरी 1933 को इन्हें गिरफ्तार कर 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। किसको? सूर्यसेन को राष्ट्रपति 16 फरवरी 1933 इन्हें गिरफ्तार किया गया और 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। लॉर्ड वेलिंगटन के समय 1935 को भारत शासन अधिनियम बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 जो बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जुलाई 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम में कांग्रेस सरकारें गठित की गईं और मुंबई एवं पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी को संयुक्त रूप सरकार गठन हुआ। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी के संयुक्त से गठन किया गया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से सरकार का गठन कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया। 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस शासित प्रदेशों के
मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। किसने? 15 नवंबर 1939 कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 22 सितंबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रियों ने त्याग पत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब आता है हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्र योजना समिति की स्थापना की थी। राष्ट्र योजना समिति की स्थापना की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी उम्मीदवार पट्टा सिद्धारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कार्यकारिणी में गांधी जी की तटस्थता के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 8 अगस्त 1940 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? लाल लिनलिथगो के द्वारा। मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे। कब होता है? 17 अक्टूबर 1940 को। क्रिप्स मिशन 22 मार्च। अब देखिए, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। क्रिप्स प्रस्ताव पारित किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर तिथि चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। अब यहाँ देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को ऐसे बैंक की संज्ञा दी जो टूट रहा है। 15 दिसंबर 1941 को मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद का गठन किया, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसी समय जापान में रास बिहारी बोस द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। 14 जुलाई 1942 वर्धा में आयोजित कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया। कब होता है? 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने प्रस्ताव पास होने के बाद करो या मरो का नारा दिया था। किसका दिया था? करो या मरो का नारा दिया गया था। आंदोलन प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं गांधी जी को सरजिम नायडू सहित पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया एवं कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो रखा गया था आगा खां पैलेस में। सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध 10 फरवरी 1943 को गांधी जी के द्वारा आगा खां पैलेस में 21 दिन का उपवास शुरू हो जाता है। 21 दिन का क्या हो जाता है? उपवास शुरू हो जाता है। कहाँ पे? आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी ने शुरू कर देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण आज़ाद दस्ता का गठन किया। यह एक भूमिगत आंदोलन था। भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापना मुंबई नाव से की गई। इसका मुख्य कार्य कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसार करना था। बंगाल में मिदनापुर में तामलुक जाति सरकार की स्थापना हुई। यहाँ की सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और 23 मार्च 1943 को लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। किसने? मुस्लिम लीग ने। रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना की।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज 15 दिसंबर 1941 को गठन किया। जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई, लेकिन उसकी स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका मुख्यालय रंगून था। तो मुख्यालय कहाँ था? रंगून था। सुभाष ने रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड की स्थापना की। किसने किया था? सुभाष चंद्र जी ने। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खां और राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। इसके पक्ष में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, के.एन. काटजू ने दलील दी। तीनों को फांसी की सज़ा हुई, किंतु वायसराय ने इन्हें माफ़ कर दिया। तीनों को फांसी की सज़ा हुई, किंतु वायसराय ने इन्हें माफ़ कर दिया। आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तारी के बाद पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ये याद रखने वाला पॉइंट है। किस किस पे? पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर, लेकिन वायसराय ने फिर इसे माफ़ कर दिया। अब आता है नेक्स्ट। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 25 1945 को। 29 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और लॉरेंस शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने लीग की पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया। कैबिनेट योजना को लीग 6 जून 1946, कांग्रेस ने 25 जून 1946 को मंजूरी दे दी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में 296 सीटों में से 201 पर कांग्रेस, 73 पर लीग और 4 पर सिखों ने स्थान प्राप्त किया था। कितना टोटल सीट? 296 में 201 किसको मिला? कांग्रेस को। 73 पर लीग और 4 पे सिख। 201, 73 और 4। 16 अगस्त 1946 को लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका प्रमुख केंद्र नोआखाली था। प्रमुख केंद्र क्या था? नोआखाली था। अब देखते हैं 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को होता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ऐतिहासिक घोषणा की गई, जिसके तहत जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। बीपी मेनन ने भारत को 2 भागों में विभाजन की योजना बनाई। किसने बनाया था? बीपी मेनन ने। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 क्या होता है? भारत स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने और प्रथम भारतीय एवं अंतिम वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।